अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने करना है एडिनोसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो अब हमने पहले चैप्टर में सारा पढ़ लिया था कि वो किस तरीके से जब एगोनिस्ट के तौर पे जाके जब बाइंड होते हैं एडिनोसेप्टर्स पे, तो वो किस तरीके से अपना एक्शन शो करते हैं। वहाँ पे अल्फा रिसेप्टर्स थे, बीटा थे, फिर अल्फा के आगे सब टाइप्स थी और बीटा की भी थी। तो इसी तरीके से अगर हम इन्हीं रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे तब हमारे पास क्या इफेक्ट्स आएंगे। अगर हम उनको उन्हीं इफेक्ट्स को ऑपोजिट कर लें तो वो अल्फा ब्लॉकर्स के होंगे। अगर बीटा वाले जो एगोनिस्ट हैं उनको हम ब्लॉक कर देंगे तो उनके ऑपोजिट वाले जो होंगे इफेक्ट्स हमें बीटा ब्लॉकर की सूरत में आ जाएंगे इस केस में। अब देखें अल्फा ब्लॉकर्स में हमारे पास एक तो है अल्फा 1 सिलेक्टिव, यानी वो सिर्फ अल्फा 1 पे करेंगे, एक होंगे बीटा 2 पे, और एक है नॉन सिलेक्टिव में आगे दो तरह के आ जाते हैं। नॉन सिलेक्टिव में ये होता है कि इरिवर्सिबल टाइप और रिवर्सिबल टाइप। ये क्या है कि उधर जाके रिवर्सिबल वो होगा जो जाके बाइंड करेगा नॉन सिलेक्टिवली अल्फा पे भी बीटा पे भी, और कुछ देर बाद वो रिमूव हो जाएगा वहां से अपने टाइम के बाद। लेकिन इरिवर्सिबल वाला क्या होगा कि वहां पे वो उस रिसेप्टर पे फॉर द लाइफ टाइम ऑफ दैट रिसेप्टर वो वहां पे बाइंड रहेगा जब तक कि नया रिसेप्टर सिंथेसाइज नहीं होता और मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं आ जाता, तब तक वो पुराने वाला जो है उसके ऊपर वो अटैच ही रहेगा। मतलब कि जो एक रिसेप्टर पे वो अटैच हो गया है ना, उसकी उस रिसेप्टर की जो लाइफ है ना, पूरी लाइफ तक जो है वो उस पर अटैच ही रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा में वही सिंपल क्लासिफिकेशन है, एक बीटा सिलेक्टिव है, एक बीटा 2 सिलेक्टिव है और एक नॉन सिलेक्टिव है। अच्छा, आगे ये जो है ना क्लासिफिकेशन और फार्माकोकाइनेटिक्स और मैकेनिज्म, ये बस आपने इसको एक दफा रीड कर लेना है, और इसमें वही कोई ऐसी बात नहीं, सारा ये टेबल को एक्सप्लेन किया होता है ये क्लासिफिकेशन में तो, और फार्माकोकाइनेटिक्स में उसकी हाफ लाइफ वगैरह बताई हुई है। आपने नीचे उसके बाद आना है यहाँ पे क्लिनिकल यूजेस पे। क्लिनिकल यूजेस में अगर हम नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स की बात करें, यानी कि जो नॉन सिलेक्टिवली जो है अल्फा ब्लॉकर्स को, यानी अल्फा को 1 को भी और बीटा अल्फा 2 को भी जो है वो ब्लॉक कर रही है, तो पहले उसने बता दी कि लिमिटेड इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन है। और इसका जो सबसे अब तक बेहतर बेस्ट डॉक्यूमेंटेड एप्लीकेशन या बेस्ट जो है इसका इफेक्ट देखा गया, वो किस चीज में देखा गया? प्री सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ फायोक्रोमोसाइटोमा। इसमें इस कंडीशन में जो है वो इसकी प्री सर्जिकल मतलब कि सर्जरी से पहले जो है मैनेजमेंट करने के लिए, यानी उसको प्रिपेयर करने के लिए पेशेंट को, उस वक्त हम इसको यूज करते हैं। सच पेशेंट में हैव सिवियर हाइपरटेंशन। इस तरह इन कंडीशन वाले पेशेंट में हाई हाइपरटेंशन मतलब कि सिवियर हाइपरटेंशन होगा और रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम। वहां पे ये दोनों कंडीशन हमारे पास सामने आ रही होंगी। उसके बाद विच शुड बी करेक्टेड बिफोर सब्जेक्टिंग पेशेंट टू, मतलब कि सर्जरी के स्ट्रेस जो होता है, एक सर्जरी का अपना एक बॉडी अंडर स्ट्रेस होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था किसी चैप्टर में कि जब एनेस्थीसिया बारे में कि जब आपने सर्जरी कर रहे हैं तो जाहिर बात है जो पेशेंट है उसकी बॉडी ससेप्टेबल हुई है क्योंकि वो ओपन है टू द इन्वायरमेंट। तो उसको उस स्ट्रेस से, उसका स्ट्रेस उस सर्जरी के स्ट्रेस में लेके जाने से पहले हमें जरूरी है कि हम उसका हाइपरटेंशन, जो कि एक मेन साइन होता है स्ट्रेस या टेंशन वाली कंडीशन में, तो उसको रिड्यूस करें। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सर्जरी से पहले जो है इस कंडीशन की मैनेजमेंट में हम उसको देते हैं। तो आगे एक और एजेंट की बात करें, फिनॉक्सी बेंजामाइन जो है, ये एजेंट जो है ये भी इसी प्रिपरेटरी फेज में हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद इसने इसी एजेंट की आगे बात की कि ये जो है ऑल्सो हैज सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग इफेक्ट, यानी सेरोटोनिन के रिसेप्टर पे जाके वो अपना ब्लॉकिंग एक्शन शो करेगा। तो वहां पे जाहिर बात है सेरोटोनिन के जो नॉर्मल रिस्पॉन्सेज होंगे उनको भी ब्लॉक करेगा वो, which justify its occasional use in carcinoid tumor as well as it is also used in mastocytosis। अब ये क्या है? कार्सिनॉइड ट्यूमर में क्या होता है कि ट्यूमर फॉर्मेशन यानी कैंसर फॉर्मेशन हो रही है, कैंसर सेल बन रहे होते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ जो होती है वो स्लो होती है।
ये स्लो जो है मतलब कि सालों लग जाते हैं उसको इतना रिपेयर होने में कि पेशेंट को पता लग सके कि ये वाकई कोई चीज है या कोई कैंसर उसको हुआ हुआ। तो मतलब स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स है। अच्छा, उसके बाद एज वेल एज अब H1 जो रिसेप्टर को पे जाके ये एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट देंगे। तो आपको पता है हिस्टामिन जो है ये एलर्जिक रिस्पॉन्स या इन्फ्लेमेशन वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट दे रहा है तो हम इसको मास्टोसाइटोसिस में भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मास्ट सेल की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है या वो जो है उनका क्या कहते हैं क्योंकि आपको पता है मास्ट सेल जो होते हैं ये मेजरली इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होते हैं ना। तो जाहिर ही बात है अगर आपने इन्फ्लेमेशन या एलर्जी वाले रिस्पॉन्सेज को कम करना है तो आपको इन सेल्स को जो है कम करना होगा। तो आप इस कंडीशन में यूज कर सकते हैं उसको। और ये एक्शन जो है ये इसका क्या है, एंटी हिस्टामिनिक एक्शन है या एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट। उसके बाद बताता है कि अगर एक बंदे ने ज्यादा जो है अल्फा एगोनिस्ट ले लिए हैं सच एज नॉरएपिनेफ्रिन, तो इससे क्या होगा कि मे लीड टू स्वेयर टिश्यू इस्कीमिया एंड नेक्रोसिस इफ नॉट रिवर्स। ठीक है, प्रॉम्प्टली रिवर्स मतलब कि जल्दी से अगर आप उसको रिवर्स नहीं कर रहे तो नॉरएपिनेफ्रिन जो है स्वेयर इस्कीमिया कॉज कर सकता है। क्योंकि आपको पता है कि अल्फा जो एगोनिस्ट है इन्होंने जाके क्या करना होता है, जो कंस्ट्रक्शंस करनी होती है ना, तो उसके रिस्पॉन्स में ब्रेडिकार्डिया हो रहा होता है, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया। और अगर हम उस रिफ्लेक्स को भी ब्लॉक कर दें तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था फिर टैकीकार्डिया होगा। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं अगर हम इस कंडीशन को रिवर्स नहीं करेंगे तो हमारे पास स्वेयर जो है टिश्यू इस्कीमिया हो जाएगा। सारी बात है ब्लड जो है उसने ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेके जाने हैं। तो अगर वो नहीं जाएंगे वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से तो ऑब्वियसली वहां पे फिर सेल डेथ होने लग जाएगी। अच्छा, उसके बाद ओवरडोज ऑफ दीज ड्रग विद सच। अच्छा, जो अब्यूज के ड्रग्स हैं उसने उनका बताया है कि ये जो है ये भी स्वेयर हाइपरटेंशन कॉज कर सकती हैं बिकॉज ऑफ देयर इनडायरेक्ट सिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन। ये हमने पहले पढ़ा था कि इनडायरेक्टली करती हैं ये जो कोकीन एम्फेटामिन वगैरह जो है, तो उसका उसने बता रहा है कि ये भी स्वेयर हाइपरटेंशन कॉज कर सकती हैं अगर उनकी ओवरडोसेज हो जाए। उसके बाद दिस हाइपरटेंशन यूजुअली रिस्पॉन्ड वेल टू अल्फा ब्लॉकर। अब आपको पता है ये सारे रिस्पॉन्सेज अल्फा एगोनिस्ट की वजह से हो रहे हैं। तो आप अल्फा ब्लॉकर यूज करोगे तो उससे क्या होगा, ये जो रिस्पॉन्सेज होंगे ये रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, sudden cessation of कोलिडीन थेरेपी लीड टू रिबाउंड हाइपरटेंशन। अच्छा, फॉरेन से नहीं छोड़ते इसको, फॉरेन से अगर आप सडन इसका स्टॉप कर दोगे थेरेपी तो वो रिबाउंड हो जाएगी यानी वापस आ जाएगी हाइपरटेंशन। दिस ये हम आगे चल के वो पढ़ेंगे भी चैप्टर 11 में जो आपका CVS का। अच्छा, दिस फिनोमिना इज ऑफन ट्रीटेड विद फेंटोथालमीन। अब ये आगे जो है राइनॉइड फिनोमिना ये क्या है, इसमें क्या है कि आपके जो लिम्स हैं या आपके जो टोज हैं फिंगर्स हैं इनमें ऐसा होता है कि ब्लू होने लग जाती है। और वो क्यों ब्लू हो रही होती है, क्योंकि वहां पे विजुअल कंस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा होती है कि ऑक्सीजन सप्लाई या न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं हो रही होती थ्रू योर पेरिफेरल साइड ऑफ योर हैंड और योर फीट। तो अब वहां पे क्या है कि विजुअल कंस्ट्रक्शन हो रही है, ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो आप अल्फा ब्लॉकर यूज करोगे। अल्फा ब्लॉकर यूज करोगे तो उससे क्या होगा कि वो जो कंस्ट्रक्टरी इफेक्ट आ रहा है वेसल्स में वो नहीं आएगा। जब वो नहीं आएगा तो ऑब्वियसली ये कंडीशन आप उसको मैनेज कर लोगे। अच्छा, उसके बाद एक और इसने बताया है कि इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए एक और उसने बताया है कि फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर ज्यादा जो है पॉपुलर है इस कंडीशन में यूज करने के लिए। अब ये क्या होते हैं फॉस्फोडाइएस्टरेज, मेरा नहीं ख्याल कि हमने इसको पहले पढ़ा है, शायद आगे कहीं पढ़े। मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या है। फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं साइक्लिक AMP को डिग्रेड कर देंगे या उसका लेवल कम कर देंगे। तो अगर हम उस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो हमारे पास साइक्लिक AMP का लेवल ज्यादा हो जाएगा ना। तो इस तरीके से वो जो है उसके इनहिबिटर्स जो हैं वो यूज करते हैं और वो जो है ज्यादा पॉपुलर इस कंडीशन में। उसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स की, यानी वो सिर्फ किसी एक रिसेप्टर पे जाके काम करेंगे, तो इसको भी हम मेजरली हाइपरटेंशन के कंडीशन में यूज करते हैं।
अच्छा, इसके अलावा यूरिनरी हेजिटेंसी में यूज करते हैं। इस हेजिटेंसी में मतलब कि क्या है कि जब पेशेंट को यूरिनेट करने में ट्रबल आ रही हो या उसको किया ना जा रहा हो उसे यूरिनेट, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंट यूरिनरी रिटेंशन। रिटेंशन का मैंने आपको बताया था कि मतलब कि ब्लैडर इज फुल बट यूरिनेशन का रिफ्लेक्स नहीं आ रहा उसको, तो ये भी उस कंडीशन में होता है किसमें कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, उसमें ज्यादा ये यूरिनरी रिटेंशन हो रही होती है, तो उसको भी ये प्रिवेंट करता है। उसके बाद अगर टॉक्सिसिटी पे आए तो टॉक्सिसिटी में वही चीजें होंगी ना जो उसकी नॉर्मली हो रही हैं, बस ये होगा कि वो एग्जैजुरेटेड फॉर्म में आ रहे होंगे वो इफेक्ट्स। तो अगर हम यहाँ पे टॉक्सिसिटी में अल्फा ब्लॉकर्स की बात करें कि अल्फा ब्लॉकर्स की टॉक्सिसिटी क्या हो रहा होता है कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है आप हाइपरटेंशन के लिए मतलब इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर के लिए यूज कर रहे थे ना इन ड्रग्स को, तो इनका अपना इफेक्ट यही है ना कि अपना इफेक्ट इनका हाइपोटेंशन का है कि ब्लॉकर्स का, तो जाहिर बात है अगर वो एक्सीड हो जाएगा तो वहां पे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जैसे कंडीशंस आ सकती हैं। इन द केस, अच्छा उसके बाद इन द केस ऑफ नॉन सिलेक्टिव एजेंट देयर इज रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। अच्छा, अगर आप जिस तरह हमने इनके एगोनिस्ट में बात की थी कि वहां पे रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया आ रहा था, तो अगर हम इनके ब्लॉकर्स की बात करें तो वो चीज ऑपोजिट हो जाएगी ना, तो यहाँ पे रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने वेसल्स को डायलेशन उधर इधर हो रही है ना ब्लॉकर्स के केस में, तो यहाँ पे डायलेशन हो रही है तो रिजल्ट में रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो रहा है। वहां पे एगोनिस्ट के केस में क्या हो रहा था, वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो रिजल्ट में हमारे पास रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया आ रहा था। आगे वो बता रहे हैं कि टैकीकार्डिया इज लेस कॉमन एंड लेस रेयर विद अल्फा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स, ठीक है। अब एक पेशेंट है अगर उसको हार्ट का प्रॉब्लम है पहले से और अगर आपने उसमें ये कंडीशन करनी है तो आप उसको अल्फा ब्लॉकर दो, क्योंकि उसमें लेस रेयर है, ठीक है। ये वैसे उसमें इंफॉर्मेशन, यहाँ तो हम टॉक्सिसिटी का पढ़ रहे हैं ना कि टॉक्सिसिटी जो है वो अल्फा ब्लॉकर्स के रिजल्ट में जो टैकीकार्डिया की टॉक्सिसिटी है वो कम आती है एज कम्पेयर टू अल्फा 2, ठीक है। उसके बाद अच्छा, phenytolamine also has some non-alpha mediated vasodilatory effect। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक तो हमने पढ़ा है ना कि अल्फा रिसेप्टर्स पे जाके वो अपना इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन इस ड्रग का एक और भी इफेक्ट है, विजुअलिटी इफेक्ट ही है, लेकिन वो नॉन अल्फा मीडिएटेड है, मतलब वो अल्फा रिसेप्टर की वजह से नहीं हुआ, वो किसी और वजह से हुआ है। उसका उसने नहीं बताया कि वो किस वजह से हुआ है, ना ही वो शायद रिसर्च में भी पता भी नहीं होगा कि वो किस वजह से होता है, लेकिन बस ये देखा गया है कि उसमें अल्फा की अलावा भी एक इफेक्ट आता है, अल्फा रिसेप्टर पे अटैचमेंट के अलावा उस पर भी विजुअलिटी इफेक्ट आता है। In patient with coronary artery coronary disease या angina may be precipitated by tachycardia. Oral administration of some of these drugs can cause nausea and vomiting. The alpha selective agent are associated with exaggerated orthostatic hypotension, response to first dose in some patient, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अल्फा 1 सिलेक्टिव एजेंट जब आप देते हो तो जाहिर बात है एसोसिएटेड विद एग्जैजरेटेड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, क्योंकि इनका ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कॉज करने का इनका एक इफेक्ट होता है। अच्छा, अब ये फर्स्ट डोज में हो सकता है, तो आप फर्स्ट डोज फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे को आपने आज ट्रीटमेंट स्टार्ट की है उसकी, तो आप उसको आज ही 50 फॉर एग्जांपल 50 मिलीग्राम नहीं दे दोगे, आप उसको 30 दे दोगे, मतलब कि आप उसकी स्मॉलर डोजेस से उसको स्टार्ट करोगे, डायरेक्ट उसकी जो है थेरापेटिक डोज पे नहीं चले जाओगे कि मैक्सिमम हमें इफेक्ट चाहिए तो हम वहां पे, आप उसको स्लोली दोगे ताकि उसमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन वाला रिस्पॉन्स ना आए जो कि फर्स्ट डोज में कुछ पेशेंट में आता है। तो आप इसको स्लोली स्टार्ट करते हो और फिर इसकी डोज जो है वो इंक्रीज करते हो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ दैट पेशेंट। अच्छा, उसके बाद उसने बता दिया कि ये यूजुअली टेकन बिफोर बेड टाइम। अच्छा, ये आगे जो है ना बीटा ब्लॉकर एजेंट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये इसका ये बहुत दफा आया हुआ है पहले भी, ये सारे ही करना है तकरीबन। अच्छा, इसकी क्लासिफिकेशन में उसने बताया हुआ है कि
all of the beta blockers are clinically competitive pharmacological agonist. अच्छा, मैंने आपको तब भी बताया clinically, अच्छा फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट से क्या मतलब है कि वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज उसके जो है उनको एंटागोनाइज करता है। एक जगह पहले हमने किसी चैप्टर में केमिकल एंटागोनिस्ट का लफ्ज भी पढ़ा था, वो मतलब था कि स्ट्रक्चरली उससे ऑपोजिट है, लेकिन यहाँ फार्माकोलॉजिकल है, इसका मतलब है कि उसके रिस्पॉन्सेज जो है उनको एंटागोनाइज करेगा वो। propranolol is a prototype, ये उसने बता दिया। अच्छा, आगे drug is in this class, in this group are usually classified into subgroup on the basis, अच्छा अब उसके सिलेक्टिविटी के बेसिस पे उसने जो है उनको क्लासिफाई कर देना है कि वो अल्फा बीटा 1 सिलेक्टिव है या बीटा 2 सिलेक्टिव है या नॉन सिलेक्टिव है, ये उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर बॉक्स में पढ़ा था। अच्छा, अब हम अगर इसकी पढ़ें कि रिसेप्टर सिलेक्टिविटी के बारे में पढ़ें कि कौन से एजेंट किस पे जाके ज्यादा सिलेक्टिव अपना एक्शन शो करेंगे। बीटा 1 receptor selectivity is a property of acebutolol, atenolol। अब ये सारे उसने एग्जांपल आगे दे दिए कि इनकी जो है वो प्रॉपर्टी है कि इनमें ज्यादा जो है बीटा 1 की जो ब्लॉकिंग एबिलिटी है वो इनमें ज्यादा है एज कंपेयर टू बीटा 2 ब्लॉकिंग एबिलिटी। ठीक है, This property may be an advantage when treating patient with asthma। अब एस्मा का जो पेशेंट है उसमें अब क्या होता है, ये जो बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं ये यूजुअली इनका क्या काम होता है कि बीटा 2 रिसेप्टर की नॉर्मली फंक्शनिंग अगर हो रही है तो उसका ये है फायदा एस्मा के पेशेंट को कि उसमें ब्रोंकोस्पाज से उसको बचाएगा वो। और अगर हम यहाँ पे अगर ये जो ड्रग्स हैं अगर हम इनकी बात करते हैं कि इनकी बीटा 2 पे इतनी इफेक्टिव नहीं है ये एज कम्पेयर टू, या इतनी एफिनिटी नहीं है इनकी एज कम्पेयर टू बीटा 1, यानी बीटा 1 पे ज्यादा जाके ब्लॉकिंग अपनी एक्शन शो करेंगी, तो हमारे लिए फायदे की चीज है इन केस ऑफ एस्मा, क्योंकि एस्मा में तो हमें बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉक करने ही नहीं है, क्योंकि वो तो उनका तो एक अच्छा रोल है, वो तो हमें ब्रोंकोस्पाज्म से बचा रहा है और एस्मा के पेशेंट को हमें इस तरह की कंडीशन से ही बचाना होता है। ठीक है, आगे वो कुछ और एजेंट्स की बात कर रहे हैं कि ये जो है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। अच्छा, उसके बाद अब उसने आपको याद करने का तरीका बताया हुआ आगे कि जो बीटा 1 है ना सिलेक्टिव, यानी बीटा 1 सिलेक्टिव है, उनका जो है वो या तो सी से स्टार्ट हो रहे हैं या ए से स्टार्ट हो रहे हैं या एम से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद कुछ एजेंट जो हैं एल्बिटालॉल या फिर कार्बिडिलोल जो है ये आर कंबाइंड, इनके दोनों एक्शन है अल्फा भी और बीटा ब्लॉकिंग भी। ठीक है, तो जाहिर बात है जब आपने अल्फा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करना है अलोंग विद बीटा रिसेप्टर्स तो आप ये ड्रग्स यूज कर सकते हो। These drugs are optically active and different isomers have alpha and beta blocking action। अच्छा, आगे जो है नेबिविलोल जो है ये इसका एक्शन है एक वेसोडाइलेशन एक्शन है इन एडिशन टू डोज डिपेंडेंट। अच्छा, अब डोज डिपेंडेंट क्या है कि मतलब इंक्रीज अगर डोज में करोगे तो तब उसका इफेक्ट आ रहा है, अगर आप उसको थोड़ी डोज में दोगे तो शायद उसका उस तरीके से इफेक्ट ना आए। ठीक है, डोज डिपेंडेंट बीटा 1 सिलेक्टिव एंटागोनिज्म। ठीक है, तो वो सिलेक्टिव बीटा 1 कब एंटागोनिस्ट शो करेगा, डोज डिपेंडेंट ये उसका एक्शन है। ठीक है, आगे पार्शियल एगोनिस्ट की बात करें। पार्शियल एगोनिस्ट क्या होते हैं, जो होते तो एगोनिस्ट है लेकिन उनकी जो कह दो कि वो उतने इफेक्टिव नहीं होते जितने फुल एगोनिस्ट होते हैं, या उनका रिस्पॉन्स जो है वो उतना नहीं आता जितना फुल एगोनिस्ट का आता है, उससे हाफ आएगा, तो पार्शियल हम उनको एगोनिस्ट कहेंगे। अच्छा, may be an advantage in treating patient with asthma। again ये asthma में important हमारे लिए है because these drugs at least in theory, ये बात बड़ा मतलब कि वो थ्योरी में बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हमें या क्लिनिकली भी साबित नहीं हुआ, लेकिन थ्योरी से हमें इनके नाम से ये हमें अंदाजा होता है कि ये जो है आर लेस लाइकली टू कॉज ब्रोंकोस्पाज्म। व्हाई? बिकॉज ये जो है इनकी पार्शियल एक्टिविटी है ना। ठीक है,
आगे जो है, इन कंट्रास्ट फुल एंटागोनिस्ट सच एज प्रोपेनोलॉल आर मोर लाइकली टू कॉज स्वेयर ब्रोंकोस्पाज्म। जो फुल एंटागोनिस्ट होंगे वो जो है वो जाके स्वेयर ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करेंगे। ठीक है, तो एस्मा के पेशेंट में हमें ब्रोंकोस्पाज्म नहीं चाहिए, तो अब हम उस कंडीशन में ये जो पार्शियल एगोनिस्ट की एक्टिविटी जो है ये इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे इनका लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट की बात करें तो उसमें क्या है कि ये जो है व्हेन बीटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड टॉपिकली इन आई बिकॉज इट डिक्रीज प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, क्योंकि आपको पता है जब एनेस्थीसिया का क्या काम है कि इसने रिफ्लेक्सेस को सप्रेस कर देना है ना। अगर आप एनेस्थीसिया अपनी स्किन पे भी लगा रहे हो, एनेस्थेटिक एजेंट लगा रहे हो, कोई ऑइंटमेंट लगा रहे हो, कोई क्रीम लगा रहे हो जो एनेस्थेटिक इन एक्शन है, तो उससे क्या होगा, उसने आपके पेन के या फिर आपके जो है कोई भी रिस्पॉन्स होगा, रिफ्लेक्सेस होंगे, उसको सप्रेस कर देना ना। तो आई का जो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होते हैं या रिफ्लेक्सेस होते हैं, आपको पता है जब भी आपकी आंखों में मिट्टी पड़ने लगती है आप फौरन से अनकॉन्शियसली जो है इनवॉलेंट्री जो है एक्शन होता है कि आप आंखें बंद कर लेते हो, या फिर अगर इसी तरीके से और जो है अगर कोई आप चीज आपकी आंख में पड़ने लगती है तो आपको वहां से टीयर प्रोडक्शन होती है और ताकि वो चीज निकल जाए। तो इस तरीके से ये जो रिफ्लेक्सेस है, जो रिस्पॉन्सेज है, ये जब प्रोटेक्टिव हमारे लिए एक अच्छे ही है ना, तो ये ब्लॉक कर देगा वो, अगर आप इसको टॉपिकली आई पे यूज करते हो फॉर टॉपिकल या फॉर किसी ऐसी कंडीशन में जिसमें आपको सिर्फ आई पे ही रिस्पॉन्सेज रिक्वायर है, तो आप उसको टॉपिकली दोगे, आपको वो रिस्पॉन्स तो मिलेगा लेकिन साथ में ये एनेस्थेटिक एक्शन भी मिल जाएगा जो आपको नहीं रिक्वायर। ठीक है, इससे क्या होगा, कॉर्नियल अल्सरेशन जो है वो भी कॉज हो सकती है या रिस्क उसका इंक्रीज हो सकता है। अब वो बता रहे हैं कि कुछ एजेंट्स ऐसे हैं जो जिनमें ये लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट्स नहीं हैं, तो आप उन एजेंट्स को यूज कर सकते हो, जैसे टिमोलॉल है, तो ये जो है ये आप यूज कर सकते हो। और कुछ और भी इसी तरह से बीटा ब्लॉकर्स हैं जो आप ग्लोकोमा में यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, यानी उसके जो एक्शन है, बॉडी का जो एक्शन है ड्रग पे, उसकी बात करें तो मोस्ट ऑफ द सिस्टेमिक एजेंट्स have been developed for chronic oral use, ठीक है, but bioavailability and duration of action vary widely, मतलब वो डिफरेंट होता है हर ड्रग के लिए कि उसका क्या यूज होगा, उसका कितना ड्यूरेशन होगा, और वो ब्लड में कितनी जल्दी एब्जॉर्ब होगी या कितनी जल्दी जाके अपना रिस्पॉन्स देगी। अच्छा, इधर एक इम्पोर्टेंट बात बताई हुई है यहाँ पे नीचे कि कुछ एजेंट्स हैं जिनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कम है, यानी दे आर लेस लिपिड सॉल्युबल। तो इस बात का क्या बताने का मकसद है कि वो फिर सीएनएस में उतना नहीं जा सकते, उनका एक्सटेंड टू पास इनटू सीएनएस इज लेस, मतलब ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब वो सीएनएस में नहीं जा रहे तो हमारे पास सीएनएस से रिलेटेड इफेक्ट्स भी नहीं आएंगे। तो कुछ एजेंट्स ऐसे हैं जिनका वो लेस एक्सटेंड तक जाते हैं सीएनएस में। उसके बाद ये नीचे अगर आप आ जाएं तो ये इफेक्ट्स और क्लिनिकल यूजेस आपने नहीं करने, टॉक्सिसिटी करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसमें वही चीजें हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं कि बीटा ब्लॉकर्स की नॉर्मल कंडीशन में जो है क्या हो रहा होता है, और वही जो है एग्जैजुरेट अगर हो जाएंगी तो हमारे पास टॉक्सिसिटी आ जाएगी। कार्डियोवास्कुलर एडवर्स इफेक्ट्स वही के एक्सटेंशन है, आपको पता है यहाँ पे इंक्लूड ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, या आर्टेरियोवेंट्रिकुलर ब्लॉकेड हो सकती है, या हार्ट फेलियर हो सकता है, उसको हार्ट रिलेटेड इफेक्ट्स आ रहे हैं क्योंकि बीटा जो रिसेप्टर्स हैं आपको पता है ये हार्ट पर प्रेजेंट होते हैं, तो जब उनकी ब्लॉकेड होगी तो हमारे पास ये इफेक्ट्स आएंगे, और जब जरूरत से ज्यादा होगी तो ये वाले इफेक्ट जो है हार्ट फेलियर भी कॉज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कि अगर एस्मा में है, अगर एस्मेटिक पेशेंट है हमारे पास, तो उसको स्वेयर अटैक्स होने लग जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये ब्रोंकोस्पाज्म वाली कंडीशंस हमारे पास लेके आ सकते हैं। अच्छा, एक और बात उसने कही है कि ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये इंसुलिन सिक्रीशन जो है उसको भी रिड्यूस करते हैं। हाउएवर ये जो सिम्टम्स हैं जो आपको आते हैं कि जाहिर बात है इंसुलिन की सिक्रीशन अगर रिड्यूस हो रही है
तो वहां पे फिर हाइपरग्लाइसीमिया होना चाहिए ना, लेकिन वो आगे बात कर रहे हैं कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया है एक पेशेंट को, तो इंसुलिन की ओवरडोजेज की वजह से जो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इंसुलिन की ओवरडोजेज होती है उसमें क्या होता है कि टैकीकार्डिया, ट्रेमर्स या एंजाइटी वगैरह हो रही होती है, ठीक है, ओवरडोजेज की वजह से। और उसकी कंडीशन में क्या है कि हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से सब कुछ हो रहा है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये मास्क किया जा सकता है इनको बाय बीटा ब्लॉकर्स एंड मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लिवर। जाहिर बात है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है ना यहाँ पे, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, तो वो यही बात कर रहा है कि लिवर में से ग्लूकोज का बाहर जाना या उसका कन्वर्ट होना वो कम हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा स्केलेटन मसल में जो पोटाशियम जो है अपना मेजर रोल प्ले कर रहा होता है, किसमें सारी कंट्रैक्शन वगैरह में और सारा उसकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है उसको भी इम्पेयर कर सकता है। उसके अलावा CNS एडवर्स इफेक्ट्स इंक्लूड सेडेशन, फटीग एंड स्लीप ऑल्टरेशन। यानी कि अगर CNS में कुछ एजेंट्स हैं जिनकी हमने बात की कि वो लिपिड सॉल्युबल नहीं है, उनका CNS पे इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जिनका इफेक्ट होगा, जो एजेंट्स जाएंगे, जो जा सकते हैं, जो लिपिड सॉल्युबल है, उनका क्या होगा कि वो सेडेशन कॉज कर रहे होंगे या फटीग या स्लीप ऑल्टरेशन यानी स्लीप में उसकी डिस्टर्बेंसेस कॉज कर रहे होंगे। उसके बाद ये उसने वही बात अगेन रिपीट की हुई है यहाँ पे, वही के लेस एक्सटेंट तक जाएंगे जो एजेंट्स, उनका फिर लेस मार्क CNS इफेक्ट्स होंगे। Sexual dysfunction has been reported for most of the beta blockers in some patients. अच्छा, सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी जो है बीटा ब्लॉकर्स के सम पेशेंट में देखा गया है। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पे नीचे आए तो ये ग्लूकोमा का जो एक ब्लॉग बना हुआ है या टेबल बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उसी तरीके से किस तरीके से हमने जो है वो उसकी इस कंडीशन को रिवर्स करना है या एक्वस ह्यूमर का की सिक्रीशंस को कंट्रोल करना है या उसके सिलियरी मसल्स की कंट्रैक्शंस को कर रहे हैं, ये ड्रग्स कंट्रोल, वो सारी बातें यहाँ पे उसने एक आपको उसका जो है समरी बना के दी हुई है। ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से करना है वाला टेबल। उसके बाद नीचे अगर आप आए क्वेश्चंस के बाद समरी में एक सेकंड मुझे जरा देखने दें, मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ। अच्छा, तो एक तो ये आपने अल्फा सिलेक्टिव ब्लॉकर्स वाला करना है, इसमें से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पास पेपर्स में भी आया हुआ है। और उसके अलावा ये जो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं ये भी करना है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। और ये जो है बीटा 1 सिलेक्टिव है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट है। बस इसमें से यही 3 चीजें करनी है, एक अल्फा सिलेक्टिव, एक नॉन सिलेक्टिव और उसके बाद एक बीटा 1 सिलेक्टिव। ओके, अच्छा ये जो है ना, इधर मैं एक और चीज देख लूं, ये जो स्टार्ट में है ना आपके, इसको आपने रीड जरूर करना है। ये जो बॉक्स के बाद जो है ना क्लासिफिकेशन और फार्माकोकाइनेटिक्स और मैकेनिज्म,
ये वही बात है जो हमने पहले डिस्कस की हुई है, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। इसके अलावा ये इफेक्ट्स नहीं करने, ये जो क्लिनिकल यूजेस हैं ये सारे बहुत अच्छी तरीके से करने हैं। उसके बाद ये ग्राफ्ट से जो है ये नहीं करने। टॉक्सिसिटी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफा आई है, ये आपने बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद ये टॉक्सिसिटी जो है इसकी ये करनी है। बस यही था आज का लेक्चर।